विद्यार्थियों, अभी तक हमने ये जाना कि वर्ण व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में भी हमने जाना और हमने जो मुख्य सिद्धांत है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का, परंपरागत सिद्धांत, उसे हमने जाना। मैं संक्षेप में दोहराना चाहूँगी कि परंपरागत सिद्धांत क्या कहता है। परंपरागत सिद्धांत एक विराट पुरुष की कल्पना करता है और उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति की बात की जाती है। उसके पश्चात आता है भुजाओं का स्थान, तो भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति की बात की जाती है। तत्पश्चात स्थान आता है जंगाओं का, तो जंगाओं से वैश्यों की उत्पत्ति की बात की जाती है और उसके पश्चात पैर, उससे शूद्रों की उत्पत्ति की बात कही जाती है। आज हम चर्चा करेंगे कर्म तथा धर्म के सिद्धांत की। कर्म का सिद्धांत मूलतः वही बात कहता है जो परंपरागत सिद्धांत है, परंतु यहाँ आधार भूमि अलग किस दृष्टिकोण से हो जाती है कि वहाँ एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है और उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति की बात की गई है। पर आप भी समझते हैं, मैं भी जानती हूँ कि मुख का कार्य मूलतः बोलना होता है। तो कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि जो बोलने का कार्य करे। अब हास्यास्पद सा लगता है कि बोलने का कार्य, आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल रही हूँ, विश्व में हर मनुष्य बोलने का काम करता है, लेकिन नहीं, यहाँ बोलने का कार्य हम किस दृष्टिकोण से लेते हैं? जो वेदों का पठन पाठन करे, जो मंत्रों का उच्चारण करे, यहाँ बोलने का संदर्भ इस दृष्टिकोण से लिया जाता है। मैं समझती हूँ कि आप इस भेद को समझ गए होंगे कि एक आम बातचीत करना बोलना नहीं माना जाएगा। जो वेदों का पठन पाठन करेंगे, जो अध्ययन अध्यापन करेंगे, जो मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उसे बोलने की श्रेणी में लिया जाएगा। तो जिन्होंने पठन पाठन, धार्मिक तथा बौद्धिक कार्यों की पूर्ति का दायित्व लिया, वो ब्राह्मण कहलाए। उसके पश्चात आती है क्षत्रियों की बारी, कि क्षत्रियों जो समाज था, भारतीय समाज था वैदिक संस्कृति में, ऐसा कौन सा समूह था, ऐसी कौन सी विशेषता थी, ऐसे किस कार्य को अपनाया गया व्यक्ति विशेष के द्वारा या समूह विशेष के द्वारा कि वो क्षत्रिय कहलाए? तो वो कार्य क्या था? राज्य व्यवस्था का संचालन तथा समाज की रक्षा करना। अब समाज की रक्षा किससे होगी? बोलने से नहीं ना। समाज की रक्षा तो होगी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने से। अब अस्त्र शस्त्र का प्रयोग क्या हम हर समय करेंगे? ना। अगर कोई शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो उस समय अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके अपनी प्रजा की रक्षा करने की बात यहाँ की जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा इस बारे में चर्चा करती हूँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह किसी एक कार्य में निपुण नहीं हो सकता। जैसे कि पूर्व की कक्षाओं में मैंने आपसे चर्चा की कि अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपकी कुशाग्र बुद्धि है, परंतु आप उतना ही अच्छा शस्त्र चला पाएंगे, उतनी ही धीरता के साथ, गंभीरता के साथ और वीरता के साथ आप देश की रक्षा का कार्य कर पाएंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। हो सकता है आप कर पाएं, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। अब आप मान लीजिए आप ये दोनों कार्य कर रहे हैं, पर उतनी ही निपुणता से आप अर्थव्यवस्था को संभाल पाएंगे, ये संशय वाली स्थिति है। आप भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति सभी कार्यों में निपुण नहीं हो सकता। तो इस पूरी आधार भूमि को लेकर ही वर्ण व्यवस्था रची गई और ये कहा गया कि जो अर्थव्यवस्था को संभालेगा वो, या जो आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति में अपना सहयोग देगा, अपना योगदान देगा, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, या वो समूह विशेष क्या कहलाएगा? जो भी इस कार्य को अपनाएगा वो वैश्य कहलाएगा। अब जो तीनों वर्णों की सेवा का कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा? शूद्र कहलाएगा। अधिकतर देखिए, मैंने पिछली कक्षा में भी चर्चा की कि हम जब भी वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं।
और मेरा लंबा अनुभव ये कहता है कि शिक्षा का तात्पर्य अपने आप को पूर्वाग्रहों से मुक्त कर लेना है। और इस उद्देश्य में अगर मैं थोड़ा बहुत भी योगदान दे सकूं तो मेरा जो इतने साल का पठन पाठन है वो सफल होगा। तो यहाँ पूर्वाग्रह वर्ण व्यवस्था को पढ़ते हुए हम मानते हैं कि व्यक्ति को हीन दिखाने के लिए समाज के श्रेष्ठी वर्गों द्वारा शूद्र वर्ण की रचना की गई। ऐसा कदापि नहीं था। इंग्लिश में शब्द कहा जाता है ना बच्चों, विलिंगली, खुशी से, स्वयं की इच्छा से। ये सारी व्यवस्था स्वयं की इच्छा से बनी हुई थी। समाज के लोगों ने समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए सबके सामने इस चुनाव को रखा कि आप जो भी कार्य ऐसा समझ पाते हैं कि आप करेंगे और उस कार्य से आपको न केवल खुशी मिलेगी अपितु उस कार्य में आप अपनी श्रेष्ठता, अपनी निपुणता को प्रदर्शित भी कर पाएंगे, तो उस कार्य को आप अपना लीजिए। तो जो कर्म का सिद्धांत है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि अगर मुझे पठन पाठन में रुचि है तो मैं इस कार्य को अपना लूँ। अब देखिए, इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि मान लीजिए मैं पठन पाठन में रुचि रखती हूँ, मंत्रों का उच्चारण करती हूँ, वेदों का अध्ययन करती हूँ, पर यह आवश्यक नहीं है कि मेरा पुत्र भी या मेरी पुत्री भी इस और रुचि रखते हो, इस कार्य को करने में उनको प्रसन्नता प्राप्त हो या वो इसमें निपुणता प्राप्त करना चाहें। संभवतः वो अर्थव्यवस्था से जुड़ना चाहेंगे, आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होना चाहें। ऐसी स्थिति में क्या उनका वर्ण भी ब्राह्मण रहेगा? नहीं, उनका वर्ण क्या हो जाएगा? वैश्य हो जाएगा। यही वर्ण व्यवस्था की सबसे आसान तरीका है इसे समझने का। ये पूर्णतः एक लचीली व्यवस्था थी। इसे हम वर्तमान व्यवस्था में जो आप जिसे क्लास कहते हैं, आप लोग आम बोलचाल की भाषा में मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, तो क्या यहाँ पर हम स्टिक रहते हैं कि जो मिडिल क्लास में है वो जीवन पर्यंत मिडिल क्लास में रहेगा, फिर उसके बच्चे भी मिडिल क्लास में रहेंगे? कदापि नहीं। ये असंभव सा है। हाँ, हो सकता है व्यक्ति स्वतः उस जो क्लास है उसे अपनाता जाए। क्लास को हम इंग्लिश में जो क्लास है उसे हिंदी में हम वर्ग कहते हैं। तो अधिकतर ये देखा गया है कि, और आप भी देखते होंगे कि निम्न वर्ग का व्यक्ति है, मजदूर है, उसकी अर्थव्यवस्था में उसकी संलग्नता इतनी नहीं है, वो अर्थ अर्जन नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, परंतु उसका पुत्र या पुत्री बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और किसी प्रतियोगिता परीक्षा को पास करके किसी ऊंचे पद पर आसीन होते हैं, तो वो निम्न का जो वर्ग है, जो लोअर मिडिल क्लास है या जो लोअर क्लास है, उससे मिडिल क्लास में आ जाएगा। आप बात समझ गए कि व्यक्ति ने चेष्टा की, व्यक्ति ने प्रयास किया और वो उसकी क्लास, उसका वर्ग परिवर्तित हो गया। सेम विद द केस विथ वर्ण व्यवस्था। ये एग्जैक्टली वही स्थिति है कि व्यक्ति ने अगर अपने कार्य में परिवर्तन किया तो उसका वर्ण भी परिवर्तन हो जाएगा। अब मैं शायद आपको समझा पाने में सफल रही होंगी, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि वर्ण व्यवस्था जो कर्म का सिद्धांत है वो यही बात बार बार इंगित करता है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार के कार्यों को करेगा, और कार्य कौन से इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया ही है, उसका कार्य ही उसके वर्ण को निर्धारित करेगा। अब अगली कक्षा में हम वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के अगले सिद्धांत को जानेंगे। धन्यवाद।